एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान के पीछे है और ईरान को बार बार युद्ध की धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके अपने देश में किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, यह नजारा आपको देखना चाहिए। इस खबर के अंदर हम दो बड़े मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। क्या वाकई ईरान के साथ में अब युद्ध तय हो गया है, और अमेरिका के अंदर क्यों 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। और बड़ी बात यह है कि ये 50,000 लोग सड़कों पर तब उतरे जब बर्फीले तूफान की चेतावनी दी गई थी, जब यह कहा गया था कि बर्फीला तूफान आ रहा है, टेम्परेचर -20 तक चला गया। उस बीच में भी, इतनी भयंकर चेतावनी के बीच में भी आखिरकार इतने लोग क्यों उतर करके आ गए। तो सबसे पहले जो अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर करके आए हैं वो आपको दिखाता हूं, उस पर बात करते हैं। और उसके बाद में ईरान के साथ में अमेरिका की क्या तैयारी है और ईरान की क्या तैयारी है और चीन की इसमें क्या भागीदारी होगी, उस सब पर फिर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं अमेरिकी शहर मिनियापोलिस से। और मिनियापोलिस शहर के अंदर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, भारत से भी कई गुना बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर करके आए हैं। और आप इस प्रदर्शन को इस तरीके से देखिए कि जैसे गुरुग्राम में या कोई बेंगलुरु के आसपास में कोई आईटी हब सिटी को जो है घेर करके खड़ा हो जाए, उसी तरीके से अमेरिका की इन गगनचुंबी इमारतों को आईसीई यानी यूनाइटेड स्टेट का इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उसके दफ्तर को लोगों ने घेर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में अमेरिका जिस तरीके से मानव अधिकारों की दुहाई देता है, और खास तौर पर अभी खामेनेई को लेकर के जैसे अमेरिका की तरफ से दुहाई दी जा रही थी कि खामेनेई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खामेनेई बड़ी सख्ती के साथ में इनको कुचल रहे हैं, ये बातें जब कही जा रही थी अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे में ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं अमेरिका के शहर से। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फेडरल फोर्स के करीब 3,000 एजेंट्स यहां पर उतार दिए। 50,000 की फोर्स थी और 3,000 फेडरल एजेंट्स को उतार दिया। और यह भी कहा गया कि जिसके पास में भी पत्थर होगा, बंदूक होगी, कुछ भी हथियार होगा, उसको गोली मार देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अमेरिका को बता रहे थे कि भैया आप ऐसे मत करिए, आप ऐसे करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहां पर प्रोटेस्ट इस बात को लेकर के हो रहे हैं, लोगों का यह कहना है कि यहां से आईसीई के एजेंट्स को बाहर किया जाए। यहां पर घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा है और पिछले 12 हफ्तों के दौरान यह कहा जा रहा है कि यहां पर करीब करीब 3,000 घुसपैठ करने वाले लोगों को पकड़ा है और उसमें 400 के करीब बच्चे हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद में यहां पर हवन किया जा रहा था, पूजा की जा रही थी, और अंधभक्त ये मान करके चल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, यानी अब अमेरिका में अपना राज हो गया है, अपना ही दबदबा चलेगा। लेकिन उस बीच में तस्वीरें निकल करके सामने आई थी जब भारतीयों को बेड़ियां पहना करके, जंजीरें पहना करके अमेरिका से भेजा गया। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार इसी तरीके से कर रहे हैं। और यहां पर अमेरिकी शहर मिनियापोलिस, यहां पर भी ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में घुसपैठ करने वाले लोग रहते हैं। हर 4 में से एक बच्चा, उसके पेरेंट्स वो विदेशी हैं, ये कहा जाता है। तो इन सारे आरोपों को लेकर के यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और इस बीच में एक फीमेल नर्स की यहां पर गोली मार करके हत्या कर दी गई, ये भी आरोप अमेरिकी प्रशासन के ऊपर लग रहे हैं, जिसका नाम है रेनो गुड। ये अमेरिकी महिला है, वाइट है, और उसकी जो है वो गोली मार करके हत्या कर दी गई। और उसके बाद में यहां पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एयरपोर्ट जाने वाली सड़क है, उस सड़क को भी लोगों ने बंद कर दिया। लोगों ने वहां पर गुजरने वाले जितने भी वाहन थे, व्हीकल से, उनके ऊपर बर्फ के गोले बना बना करके फेंके। अमेरिका में इस वक्त में कई शहरों में तापमान माइनस में है, और जिस शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें -14 से -20 के बीच में तापमान जो बताया गया है, और बर्फीले तूफान की वहां पर चेतावनी दी गई है। लेकिन इस सब के बावजूद, इतने खतरनाक मौसम के बावजूद, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में, यानी वहां पर अगर 50,000 लोग आ रहे हैं तो इंडिया में आप मान करके चलिए कि 5 लाख लोग सड़कों पर आ जाए।
अगर 5 लाख लोग कहीं किसी शहर में इंडिया में सड़कों पर आ जाएं तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। और लोगों को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार किसी शहर में 5 लाख लोग सड़कों पर क्यों आए। अब अमेरिका में इसको लेकर के चर्चा हो रही है। अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से दुहाई बार बार देता है कि नहीं, हम दुनिया में सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन वो किस तरीके से दादागिरी इस वक्त में अपने ही लोगों पर कर रहा है, या वो लोग जिन्होंने अमेरिका को बनाया बसाया उन लोगों के ऊपर। क्योंकि अमेरिका ये कहा जाता है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बेसिकली अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। लेकिन उस सब के बावजूद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि नहीं, 2 मोर्चों पर वो लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे और अमेरिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर लोगों का ध्यान नहीं जाए। सबसे जो है वो बड़ा जो उनका मुद्दा है वो ये है कि एक इमिग्रेशन के नाम पर लोगों को ये बताते रहिए कि नहीं, हम इमिग्रेशन करके यहां से लोगों से बाहर निकाल रहे हैं और उसके बाद में अमेरिका ग्रेट बन जाएगा। और दूसरा ये है कि चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ईरान हो, इन सारे देशों पर कब्जा करने की किसी न किसी तरीके से तैयारी करते रहिए। और इस बीच में ईरान पर भी कब्जे करने की एक तरीके से तैयारी अमेरिका की हो रही है। हालांकि ईरान वेनेजुएला नहीं है, इस बात को अमेरिका भी जानता है, इस बात को इजराइल भी जानता है। लिहाजा जब जो अभी 1 हफ्ते पहले जो माहौल था वो माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, लेकिन अब फिर कहा जा रहा है कि फिर से अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी है और अमेरिका ने 3 अपने बड़े जंगी जहाजों को ईरान की तरफ भेज दिया है। इसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन एक जंगी जहाजी बेड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसको ईरान की तरफ भेज दिया गया है। और दूसरा यूएसएस जॉर्ज बुश, ये भी जंगी जहाजी एयरक्राफ्ट है जिसको अमेरिका ने ईरान की तरफ रवाना किया है। तकरीबन यह बताया जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 60 से 70 जंगी जहाज हैं, और इसके जरिए एक तरीके से ईरान को प्रेशर करने की, ईरान पर दबदबा जो है वो स्थापित करने की, या फिर यूं कहें कि ईरान को धमकाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के जरिए और इसके साथ साथ सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से वार करने के लिए इजराइल में और इसके साथ में जो अलग अलग अमेरिका के एयर बेस हैं अरब मुल्कों में, वहां पर भी अमेरिका ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यानी चाहे वो हवा से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो जमीन से हो, हर तरीके से अमेरिका इस वक्त में ईरान को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम आप पर पूरी तैयारी के साथ में चढ़ करके आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के आर्मी चीफ, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि भाई हम पूरी तरह से तैयार हैं, और जरा सी अगर हमें आहट भी महसूस हुई तो सेल्फ डिफेंस में हम आप पर पलटवार करेंगे, और तगड़ा करारा पलटवार करेंगे। ईरान की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने, उनके पास में जो मिसाइल सिस्टम है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स में से एक कहा जाता है ईरान के पास में जो है, और ईरान ने अपना जो हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा है उसको एक तरीके से रेड अलर्ट पर कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई उन्होंने बैठक की है, एक सीक्रेट बैठक की है, अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल एडवाइजरों के साथ में एक बैठक की है, और इस बैठक के बाद में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रेड अलर्ट पर कर दिया है। यानी ईरान किसी भी तरीके से दबना झुकना या इस तरीके कोई भी कमजोर मैसेज वो अमेरिका को नहीं देना चाहता। और यह भी संभव है कि ईरान पहला भी हमला कर दे, और यह भी संभव है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई एक अगर एयरक्राफ्ट भी उनकी सीमा के अंदर आने की कोशिश करता है तो फिर मिसाइलों का प्रयोग जो शुरू कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में कई यूरोपियन देशों ने अपने जितने भी फ्लाइट्स हैं उनको रद्द करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात ये, इसमें ईरान के अंदर जो ईरान का एयर स्पेस है वो तो ईरान के पास में है ही, ईरान चाहे तो अपना एयर स्पेस कभी भी बंद करे, लेकिन इजराइल का जो एयर स्पेस है उस एयर स्पेस में भी ब्रिटिश एयरवेज हैं, उसकी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। कई अलग अलग एयरवेज हैं जिनकी फ्लाइट्स जो है लगातार कैंसिल हो रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूरोपियन देशों में भी एक तरीके से डर है, खौफ है, और वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि ना जाने कब क्या हो जाए, और क्या पता ईरान वो पहले ही जो है वो हमला बोल दे। अब इसमें एक सबसे बड़ा एंगल जो निकल करके सामने आ रहा है वो एंगल ये है कि चीन वो खुल करके ईरान के साथ में ना केवल खड़ा होगा बल्कि ईरान को मदद भी भेजेगा और हथियारों का जखीरा भी भेजेगा।
ये पिछली बार जब जून के अंदर जब जंग हुई थी उस वक्त में भी देखा गया था कि चीन ने अपने हथियारों का जखीरा वो ईरान को भेजा था, और अब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि चीन की मजबूरी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि वेनेजुएला जिसके पास में तेल का सबसे बड़ा भंडार था पूरी दुनिया में, वेनेजुएला के पास में कहा जाता था कि नंबर 1 पर है जिसके पास में तेल का भंडार है। अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा हो गया है, और अमेरिका के कब्जे के बाद में वेनेजुएला एक तरीके से आप ये कहिए कि उसके पास में चला गया। 90% जो चीन के पास में राइट्स थे वो सारे छिन गए हैं। अब ईरान के साथ में चीन जो है वो अपना तेल का भंडार वो पूर्ति करना चाहता है, और अगर ईरान पर भी अमेरिका का कब्जा हो गया तो फिर चीन के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हालांकि चीन ने इसको लेकर के बहुत पहले से एक तरीके से ये कहिए कि आप तैयारियां शुरू की है, ईवी पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन फिर भी डीजल पेट्रोल वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, बड़ी गाड़ियां चलाने के लिए वहां पर तो आपको डीजल पेट्रोल के बिना काम चलेगा नहीं। इसलिए चीन जो है वो खुल करके ईरान के साथ में ना केवल खड़ा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि चीन ईरान को जितना संभव होगा, जिस तरीके से भी होगा, पूरी हथियारों की मदद भेजेगा। और ये बात अमेरिका भी जानता है, और अमेरिका इस बात को भी जानता है कि अगर चीन इसी तरीके से ईरान के साथ में खड़ा रहा तो ईरान को हल्के में लेना फिर वो भारी भी पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इजराइल इसीलिए अमेरिका को कह रहा है कि अभी कुछ वक्त तक ठहरना भी सही होगा, लेकिन अमेरिका एक तरीके से उसकी दादागिरी है, और आप यूं कहिए कि धमकाने और ब्लैकमेलिंग वाला काम जो है वो अमेरिका का दिखाई दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो माहौल तैयार किया जा रहा है, या फिर ये खबरें निकल करके सामने आ रही, करीब 500 एयरक्राफ्ट अलग अलग जंगी जहाजी बेड़ों के जरिए उस पूरे इलाके के आसपास में तैनात किए जा रहे हैं, अमेरिकी एयरबेस पर तैनात किए जा रहे हैं, और 500 में से करीब 418 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो फाइटर जेट्स हैं। तो यानी अमेरिका मैसेज भेज रहा है, और जब ये खबरें आप तक हम तक पहुंच रही हैं तो जाहिर सी बात है ईरान तक भी पहुंच रही होंगी, और ईरान की जो खुफिया एजेंसी है वो भी इस बात को देख रही है कि किस तरीके से जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, और पूरा एक माहौल तैयार कर दिया गया है ईरान के खिलाफ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अरब मुल्कों से कोई आवाज उठेगी? सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बातचीत करेंगे? क्योंकि ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान उनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ में अच्छे रिश्ते हैं। अगर मोहम्मद बिन सलमान कोशिश करें तो शायद इस जंग को टाला भी जा सकता है, क्योंकि सऊदी अरब जहां पर अमेरिका का बेस है, वहां से अगर अमेरिका अपने इस बेस को इस्तेमाल करता है ईरान के खिलाफ तो जाहिर सी बात है ईरान भी पलटवार करेगा। तो ऐसे में सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी एक तरीके से ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अमेरिका से बातचीत करें, और अमेरिका से बातचीत करके इस जंग का किसी तरीके से शुरुआत होने से पहले ही एक निपटारा हो, ये जंग टल जाए तो अच्छा होगा। इसके बाद में कतर के बादशाह अहमद अल थानी डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी लोगों में इनको गिना जाता है, और आपको याद होगा जब पिछली बार ईरान ने हमला किया था तो कतर के अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था, जो कि सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है। और ऐसे में कतर के बादशाह अहमद अल थानी अगर वो चाहें, वो कोशिश करें तो किसी तरीके से बात अभी भी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर मिडल ईस्ट में तूफान मचा तो इन देशों का भी नुकसान है, और कतर के एयरबेस पर तो पिछली बार ही एयर स्ट्राइक कर दी थी ईरान ने, तो ईरान इस बार भी कोई शर्म लिहाज करेगा नहीं। एक मैसेज भेजना होगा कतर को कि हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ में हैं, लेकिन अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया है, लिहाजा आपके देश में जो एयरबेस है, अमेरिकी एयरबेस है, उसको हम तबाह करने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल का जो जखीरा है वो बरसने लगेगा कतर की धरती के ऊपर, और ये कतर के लिए बहुत बड़ा एक जो है झटका रहेगा। इसके बाद में कुवैत के बादशाह है अल जफर अल सबा, तो वो भी अगर चाहें तो बात बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो भी खास माने जाते हैं आज के वक्त में। सबसे बड़ी जो इस वक्त में चर्चा है वो यही है कि क्या मिडिल ईस्ट में जो एक आहट इस वक्त में दिखाई दे रही है, और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश आप ये कहिए कि ईरान, सबसे बड़ी ताकत, उस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, अमेरिका ईरान के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता है। तो क्या ये सारे मुल्क बस देखते रहेंगे और ईरान पर अमेरिका कब्जा कर लेगा?
हालांकि देखिए ये आसान नहीं है, लेकिन जो अमेरिका की मंशा है वो यही है कि ईरान जो मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी पावर है उसको खत्म कर दिया जाए, या तो उसको कह दिया जाए कि जैसे बाकी के मुल्क मेरे साथ में है वैसे ही चलिए। और वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई मौजूद है। और अयतुल्ला अली खामेनेई को लेकर के खबरें बनती हैं, वेस्टर्न मीडिया में कहा जाता है कि अयतुल्ला अली खामेनेई वो बंकर में चले गए हैं, छुप गए हैं, डर गए हैं। तो ईरान ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले अयतुल्ला अली खामेनेई को सामने कर देगा। ईरान भी समझदार है और कोई भी मुल्क है उसकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका वो लगातार इस बात को देखता रहता है कि किसी तरीके से उसका एक्सेस हो जाए और किसी तरीके से वो अयतुल्ला अली खामेनेई तक पहुंच जाए। और अगर अयतुल्ला अली खामेनेई तक अमेरिका की पहुंच हो जाए तो फिर उसके बाद में जंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। पूरे ईरान को एक तरीके से आप ये कहिए कि कंट्रोल में लिया जा सकता है। ईरान की दो ताकत है, दो बड़ी ताकत है, मैंने बार बार आपको बताया है। एक है अयतुल्ला अली खामेनेई और दूसरा है ईरान की फोर्स IRGC। तो ये दो बड़ी ताकत उसकी है और फोर्स के साथ में अमेरिका लड़ना नहीं चाहता, टकराना नहीं चाहता है। और लिहाजा ये जितना माहौल तैयार किया गया है, जिस तरीके से फोर्स लगाई गई है, वो फोर्स इसीलिए लगाई गई है ताकि किसी भी तरीके से वहां से अयतुल्ला अली खामेनेई उनको उठा लिया जाए और उसकी जो फोर्स है, ईरान की जो फोर्स है IRGC, उसको बता दिया जाए कि देखिए एक निशाने पर आप लोग हैं, अगर जरा सी हरकत हुई तो उसके बाद में गोले बरसने लगेंगे, बम बरसने लगेंगे। ये कह करके इतना आसान होगा खामेनेई को उठाना। खामेनेई और वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, उनके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। बार बार जो है वो इस बात को कहा जाता है। और जो फोर्स है वेनेजुएला की फोर्स और ईरान की फोर्स, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। उनके बजट में जमीन आसमान का अंतर है, सैनिकों की संख्या में भी बहुत बड़ा अंतर है। तो और दूसरा यह है कि अमेरिका से जो दूरी है वो भी बहुत ज़्यादा है। और अगर मिडिल ईस्ट के देशों से ये पूरी कार्रवाई हुई तो इसके बाद में आप ये कहिए कि ईरान जिस तरीके से आज इजराइल के आमने सामने है, ऐसे ही फिर उस देश के साथ में भी जो है वो संबंध पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। तो मिडिल ईस्ट का कोई भी देश वो इस कार्रवाई को अपनी धरती से कम नहीं होने देगा कि आप खामेनेई को उठा ले जाए, हाईजैक कर ले। अब देखना यह है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं, एक तरफ उनके अपने ही देश में अमेरिका के अंदर उनको लेकर के लगातार विरोध हो रहा है, बगावत के सुर जो है सुनाई दे रहे हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो दूसरे अलग अलग शहरों के अंदर हो। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कभी वो वेनेजुएला पर हमला करने के लिए बात कहते हैं, कभी वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कहते हैं, कभी वो कहते हैं कि फ्रांस ने खुला समर्थन दे दिया है। ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस उथल पुथल से किसका भला होने वाला है। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रकार के ऐलानों से आप देखिए कि कोहराम मचा हुआ है। भारत के अंदर सोना और चांदी, उसका दाम डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान से झट से ऊपर चला जाता है, फिर नीचे चला जाता है। यानी एकदम उथल पुथल का माहौल है पूरी दुनिया के अंदर। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं तो दुनिया भर में शांति समझौते करवाने के लिए जो है अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, लेकिन उसके ठीक उलट उनका काम दिखाई दे रहा है। तो क्या खामेनेई के सामने एक बार फिर से वो टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। खामेनेई इसका किस तरीके से जवाब देंगे और डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में हो रही बगावत को कैसे संभालेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को और जैसे कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है मैं आपके सामने पेश करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।